Okay, now it is our lesson number 5. It is the most important. It's the cracks of Indian history. अगर आप जो नई जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे और पुरानी जो जिसको हम एंशंट हिस्ट्री कहते हैं, तो आई फील इन माई व्यूज, मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है, इट शुड बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फिर आगे जो है हालात बिल्कुल पिछले से मुख्तलिफ हो गए। ये है 1857 का रिवोल्ट, और 1857 का रिवोल्ट ही बहुत डिसाइसिव था। हालांकि हमें इस रिवोल्ट से आज़ादी नहीं मिली, इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन दिस इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये पहली जंग आज़ादी समझी जाती है। बहुत सारे हिस्टोरियंस उस नाम से इसको याद भी करते हैं। और इसके बाद हमें तकरीबन 90 साल और लगे आज़ादी हासिल करने के लिए। कितने साल? 90। यहां तक तो 100 साल हो चुके थे। पता ये कैसे? हमारी गुलामी के 100 साल हो चुके थे, क्योंकि 1757, ये बड़ा मसला होता है हिस्ट्री में। अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आसानी होती है। 1757 में बंगाल में प्लासी की लड़ाई हो गई, और वहां पर क्या हुआ था? वहां पर बंगाल के नवाब को क्या किया गया था? अब भूलना तो आपकी आदत है, और मैं छोड़ता नहीं हूं। मतलब आपको पता है कि मैं कान खींचता हूं आपके इस बारे में लेकिन मुझे ये पता है कि हिस्ट्री में आपका जो साहब जो 1-2 साल आपके रहे हैं 6th and 7th में, आपने उस तरह से नहीं पढ़ी। मैं यहाँ नहीं था, तो शायद आप इस वजह से आपको इस तरह का वो एक्सपोजर नहीं रहा कि हिस्ट्री को किस तरह से रिलेट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि वहाँ पर बंगाल में 1857 में प्लासी की लड़ाई के बाद जो है अंग्रेज दीवान बन गए। किसके? बंगाल के। समझ आई बात? और फिर हमने पढ़ा, उस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फिर ट्रेड से टेरिटरी की तरफ किस तरह वो आ गए। उन्होंने हमारी ज़मीनें हड़प कर ली। पहले वो तिजारत करने के लिए आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे कंट्री साइड को कंट्रोल किया, और उसमें बहुत सारे सेटलमेंट्स किए एडमिनिस्ट्रेटिव, और हथियाई हमारी ज़मीन मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें डिवाइड एंड रूल उनकी ज़बरदस्त पॉलिसी थी। उसमें उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया, रेजिडेंट का वो कंसेप्ट दिया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस लाया। बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए, और पूरे का पूरा जो इंडिया है तकरीबन अपने कंट्रोल में किया। और हमने देखा कि 68% ज़मीन जो थी अब अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, और 78% लोग जो थे उनके अंडर थे। अब रोज बरोज जो है हमारी हालात जो है वो बिगड़ रही थी, और अब लोग जो है ये सोचने पर मजबूर हो गए। 100 साल के बाद हमारी आंखें खुल गई कि हम फंस गए हैं। तो ये 100 साल के बाद इसीलिए ये वाक़ा हुआ। और बहुत सारे लोग मैथोलॉजिकली ये भी सोच रहे थे कि 100 साल के बाद, या कशीर पर कारण फ्योर गसन, 100 साल के बाद हालात बदल जाते हैं, घूमती है गड़ी, घूमती है वापस। तो अब लोग समझते थे कि हम थोड़ा सा रिबेल करेंगे तो अंग्रेज हमें छोड़ देंगे, और किसी एतबार से थोड़ा बहुत उनको कामयाबी मिली भी। लेकिन चूंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये रिवोल्ट नहीं हुआ, इसमें उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की रिवोल्ट्स की होनी चाहिए, तो ये वजह हुआ कि ये रिवोल्ट जो है पूरी तौर पर फेल हो गया, और उसके बाद हमें गुलामी के और 90 साल झेलने पड़े। समझ रहे हैं मेरी बात? उस वक्त अगर हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको कर देते तो शायद इंडिया को 100 साल पहले ही आज़ादी मिल जाती। क्लियर? तो 1947 तक फिर हमें क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा, और 90 साल झेलने पड़े। दिस इज नॉट मतलब ये छोटा मोटा टाइम, छोटी मोटी मतलब वो बात नहीं है। 100 साल फिर अपनी जिंदगी इस तरह से जी लेना। सो लेट अस सी, इस चैप्टर का नाम जो है इट इज व्हेन पीपल रिबेल। जब लोग क्या करते हैं? जब लोग बागी हो जाते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है व्हेन पीपल रिबेल, उसके बाद लिखा है 1857 एंड आफ्टर। फिर क्या होता है? जब लोग बागी हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या कर सकते हैं लोग? लेकिन लोग जो करते हैं उसको अगर पीछे मैनेज नहीं किया जाएगा तो जो आफ्टर हमें पढ़ना है वो पता चल जाएगा कि उसके फौरन बाद फिर क्या होता है। क्योंकि ये बड़ी अहम बातें होती है हिस्ट्री में, बहुत अहम चीजें हिस्ट्री सिखाती है इंसान को, तभी तो हम पढ़ते हैं इसको।
समझ रहे हैं मेरी बात? सो लेट अस सी, हम इसको कोशिश करेंगे डिटेल में पढ़ने की। हालांकि मैं आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ाता हूं जो मैं खुद से प्रिपेयर करके लाता हूं और उसके बाद आपके जो है, लेकिन ये लेसन, ये चैप्टर इतना अहम है। जिस तरह मैंने बिरसा के बारे में तफसील से आपको पढ़ाया और उससे ज़्यादा भी तफसील हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं आपको मैं बोर करूं। तो हम अगर इस चैप्टर को 2 हिस्सों में अगर हम देखेंगे तो कोशिश करेंगे हम पहले वाले हिस्से में हम 1857 के रिवोल्ट को देखेंगे और उसके बाद जो आफ्टरमैथ हुआ उसको हम दूसरे सेशन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट अस सी पॉलिसीज एंड पीपल। लोग और जो अंग्रेजों की पॉलिसियां यहां थी वो किस तरह से लोग उसके खिलाफ हो गए। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने अभी तफसील से बताया उनके बारे में। So it affected the landlords, the kings, the queens, the peasants, हर तरह के हर तबके के लोग जो हैं, ट्राइबल सोल्जर्स, कोई भी शख्स नहीं बचा अंग्रेजों की इस हुक्मरानी से। और यथ कशिर पे वन पैठोवली, समझ रहे? और उन्होंने एक टर्म भी वहां इस्तेमाल की थी जो हमने पिछले वाले लेसन में पैरामाउंटेसी, हमारी चलेगी यहाँ, दैट्स कॉल्ड पैरामाउंटेसी। तो ये इससे सारे लोग अफेक्ट हो गए और हमारे जो तौर तरीके ज़िंदगी गुजारने के भी हैं, और हमने अभी ट्राइबल्स के उस चैप्टर में देखा हाल ही में कि वो किस तरह से इफेक्ट हुआ। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट्स टू गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोगों की जो सेंटिमेंट्स हर्ट होती है, जब उनकी भावनाओं को छेड़ा जाता है तो लोग किस तरह से खिलाफ हो जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब सबसे अहम लोग जो यहां पर थे, हम जानते हैं बंगाल की हिस्ट्री से अगर हम याद करेंगे, जो नवाब यहां थे, सबसे पहले उनके पावर को जवाल आ गई जब अंग्रेज यहां आए। सबसे पहले नवाबों ने अपना पावर लूज किया। सो सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर एरोड। और 18वीं सदी के शुरू से ही राजा महाराजाओं ने और यहाँ के नवाबों ने, जो यहाँ मुगल एम्पायर के अंडर नवाब काम करते थे, उनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई और ये आहिस्ता 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 वो टाइटुलर हेड्स रह गए, यानी नाम के बादशाह। यद आम छुस वनन तिम रूद पर लोड दस्ता रही होता, समझ आई वन? सो दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। उनकी इज्जत भी गई, उनकी अथॉरिटी भी, क्योंकि हमेशा अथॉरिटी के साथ ही इज्जत होती है। हमेशा एक शख्स को अपनी अथॉरिटी सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए वक्त पर, क्योंकि उसकी इज्जत बाकी तभी रहेगी जब उसकी अथॉरिटी जो है सही ढंग से चलेगी। जब अथॉरिटी लूज होती है तो ऑनर तो उसके साथ ही चला जाता है। Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded. अब हमने देखा, ये सारी बातें हमने पढ़ी कि जो रेजिडेंट्स कायम किए गए, जो रेजिडेंट्स अंग्रेजों के अपने ऑफिसर हमारे हुक्मरानों के घरों के अंदर बैठे हुए उन पर नजरें रख रहे थे, उससे उनके ताकत में कमी आ गई, वो कमज़ोर हो गए, ये साजिशें करने लगे, कोर्ट्स के अंदर साजिशें होने लगी। और उनके आर्मड फोर्सेस को, जो सब्सिडरी अलायंस के तहत उनके आर्मड फोर्स को डिसबैंड किया गया, कंपनी की फौजें जो है उनको ज़्यादा मुरादें मिली, और उसके बाद जो है रेवेन्यू रिसोर्सेज, उसके सेटलमेंट्स, और ये सारी की सारी चीज़ें, जो पुराना जो सिस्टम था वो टोटली खत्म हुआ अंग्रेजों के अंडर, सारा इरोड हो गया। मनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब जो यहां हुक्मरान तबका था, वो उनको लोगों की परेशानी नहीं थी कि लोगों के साथ मसला है, उनको ये परेशानी थी कि हमारे साथ मसला हो गया, कि हमारी हुक्मरानी खत्म हो गई। इसलिए अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने नेगोशिएशंस भी, इनके साथ बातचीत भी शुरू कर दी। किनके साथ? अंग्रेजों के। वो हमारे लिए बात नहीं करते। यही मैं कह रहा हूं कि 1857 का रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, क्योंकि जो लोग हुक्मरान तबका जो था ये उसको लीड करता था। यहां जो ग्रास रूट लेवल से जो तहरीक से वाबस्ता लोग हो जाते, इंडियन मूवमेंट के साथ वाबस्ता लोग हो जाते, जो बैद में हो गया, अगर वो लोग होते शायद रिजल्ट कुछ और होता। ये वही पुराने लोग थे, ये अपने लिए लड़ रहे थे। बात समझ रहे हैं? उनको लोगों की कोई पड़ी नहीं थी। सो फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी है। एक मिसाल है हमारी रानी लक्ष्मीबाई की, हालांकि ये बहुत ज़बरदस्त लीडर थी, फिर इसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो किया तो हमें पता चला कि ये मर्दाना वार लड़ी उनके साथ, तो इसके लिए वो भी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में गीत भी लिखा गया और बहुत ज़बरदस्त इसने उसके। लेकिन
असल में उसने पहले नेगोशिएशंस की किनके साथ, अंग्रेजों के साथ, क्योंकि जब उसका हस्बैंड मर गया तो उसने अपने हस्बैंड के मरने के बाद जो कहा उनको कि मेरा जो अडॉप्टेड सन है, जो मैंने यतिस मांगते वन कशित पर, तो वो उसको आप माने मेरा बेटा। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसको इनकार किया। उसने कहा कि नहीं, अगर आपका बिल्कुल आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। बादशाह साहब जो है उसका अडॉप्टेड सन था। पेशवा बाजीराव जो मराठा का था, मराठा का हुक्मरान था, तो आई एम सॉरी यहां मैंने गलती कर दी, तो ये बाजीराव सेकंड का अडॉप्टेड सन था। इसको भी नहीं माना कि उसने भी कहा कि मुझे पेंशन दो, जो मेरे बाप को पेंशन मिलता था वो पेंशन मुझे चाहिए। इसको क्या कहा, इसको भी कहा कि आप अडॉप्टेड सन हो, आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो थे, हाउ आर द कंपनी confident of its superiority and military powers turn down these players। और यही वजह है कि जिसने भी जो भी मुरादें हासिल करनी चाहिए, जब कंपनी को यह लगा कि ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उन्होंने आउटराइटली इनसे कहा कि हम आपकी बात तस्लीम नहीं करेंगे। सो अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड इन 1801। 1801 में अवध जो है उसको सब्सिडियरी अलायंस के तहत, जो अवध का जो उस वक्त का नवाब था, उसको सब्सिडियरी अलायंस के तहत लाया गया। एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। और फिर उसके बाद जो है सब्सिडियरी अलायंस के बाद जो 1856 में, यानी 1857 से एक साल पहले, इस अवध को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ही कर दिया गया। सो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। किस प्रिटेक्स्ट पर अवध को कंट्रोल किया गया, वो तो सब्सिडियरी अलायंस के तहत था। फिर क्यों कंट्रोल में कर दिया, क्योंकि डलहौजी ने कहा कि यहां पर मिस रूल हो रहा है, मिस गवर्नमेंट है, तो इनको चलानी नहीं आती है, अब हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। यानी जब भी उनको जो मन मर्जी करते थे, समझ रहे हैं, किसी की कोई खातिर में नहीं लाते थे कोई भी टू एन एंड। अब इतना ही नहीं, अब वो दिल्ली पर अपने नजरें जमाए हुए थे, जहां अभी भी टाइटुलर हेड ही बहादुर शाह जफर अभी वहां राज कर रहा था। लेकिन अब कंपनी चाहती थी कि इसका भी खात्मा हो जाए। ये का था वही कल दो पाथ को ना, इसको भी इट शुड बी नाउ कम टू एन एंड। द नेम ऑफ द मुगल किंग्स वाज रिमूव्ड। कंपनी को पहले आप याद करिए, जब इन्होंने इजाजत मांगी थी, अब ये खुद से जो भी चाहते हैं वो कर रहे हैं। और इन्होंने मुगल गवर्नमेंट के जो कॉइन पर नाम आता था बादशाह का, उसको भी निकाल दिया। वो अपने नाम के कॉइनेज अब छपवा रहे थे। यानी इतनी ताकत, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जी ने बिल्कुल क्लियर ही उसने 1849 में ऐलान कर दिया। उसने कहा कि जो ही बहादुर शाह जफर चलिए, आप उसको उसके मरने तक हम इंतजार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो रेड फोर्ट में, लाल किले में नहीं रहेगी। उनको बाहर कहीं दिल्ली पर कहीं हम दे देंगे कोई जगह जहां पर वो रहेंगे, बाकी जिंदगी वहीं काटेंगे, हम रेड फोर्ट को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये डलहौजी ने क्लियरली कैटेगोरिकली उनसे कहा, समझ रहे हैं। जबकि बहादुर शाह जफर क्या था उस वक्त, बादशाह था। ये आप समझ रहे हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि कितना कंट्रोल, अंग्रेजों का कितना कंट्रोल था। डलहौजी के बाद जब कैनिंग आया, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, यानी गदर से एक साल पहले, 1857 के अपराइजिंग से एक साल पहले, उसने क्लियरली ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह होगा। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं उनको बादशाह नहीं कहा जाएगा, ना उनको हम बादशाह मानेंगे, बल्कि उनको अब शहजादा ही कहा जाएगा, न कि बादशाह। उसके जितने भी बेटे हैं, हालांकि उसके बेटों को फिर मार दिया गया, वो एक अलग कहानी है, आगे चलकर आपको पता चलेगा। अब ये हो गई उनकी बात जो कंट्रोल में, पावर में थे, राजा महाराजा उनके साथ, यहां तक कि इंडिया का जो मेन फिगर था बहादुर शाह जफर, ये उसकी हालत है। अब हम देखेंगे आम लोगों की हालत, जिसमें पीजेंट्स आते हैं या वो सिपाही लोग आते हैं, जिनको हम सिपाहीज कहते हैं। और मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया सिपाहीज क्यों कहते थे, क्योंकि वो दो काम करते थे, एक तो वो लड़ते थे और दूसरा मुखबिरी भी करते थे, इसलिए उनको सिपाहीज कहते हैं। और हम इनको, इन्हीं को हम, वो वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में सिपाही, तो ये सिपाही असल में सिपाही, अंग्रेजी लफ्ज सिपाही मुखबिर से निकला है। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हाई टैक्स। फिक्र होती है, बादशाहों को अपनी फिक्र होती है, गांव वालों को अपनी फिक्र होती है। यही वजह है कि आपस में तालमेल नहीं। ये पहले भी रेवेन्यू देते थे, अब गवर्नमेंट के अंडर भी रेवेन्यू देते हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर भी रेवेन्यू देते थे। अब इनको परेशानी क्या थी, फिर ये क्यों अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि जो उन्होंने टैक्सेस लगाए वो रिजिड थे। हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद हमने देखा कि मुनरो
सेटलमेंट या बाकी सेटलमेंट जितने भी उन्होंने किए, उसमें जो है ये रेशो जो लगाया जाता था बहुत ज्यादा होता था, टैक्स बहुत ज्यादा होता था। ये कमर तोड़ता था किनकी? जमींदारों की और पीजेंट्स की। मनी फेल टू पे बैक। ये भी देखा कि अंग्रेज जो है इनसे टैक्स नकदी वसूल कर रहे थे, पहले की तरह जिन्स में नहीं होता था, इसलिए उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था और उससे पैसा लोन पर लेना पड़ता था और लोन उनका उतरता ही नहीं था, और फिर जो मनी लेंडर होता था उनको जमीन से बेदखल करता था, उस जमीन से जो उनके आबा व अजदाद कमाते आ रहे थे। इस वजह से ये भी नाराज थे, जो कंपनी के सिपाही थे ये भी नाराज थे। क्यों नाराज थे? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। उनकी तनख्वाह अच्छी नहीं थी, उनके अलाउंस नहीं मिल रहे थे जिस तरह के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने जो वो अंग्रेज लोग जो मिलिट्री में काम कर रहे थे उनको तरक्कियां नहीं मिल रही थी, और उनकी सर्विस की हालत जो थी यानी बड़े बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, यानी दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर। नए जो उन्होंने कवानीन गवर्नमेंट ने लाए तो इससे उनको लगा कि अब हमारा मजहब भी गया, हमारे मजहब के साथ भी ये छेड़खानी कर रही है सिपाही। हालांकि थे तो वो हिंदुस्तानी, या तो मुसलमान थे या हिंदू थे, और हम जो एशिया के लोग हैं हम काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं मजहब को लेते हुए। चाहे कोई भी यहाँ किसी भी मजहब की आप बात करें, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है। किसके बारे में? मजहब के बारे में हसास है। वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। हिंदुइज्म में एक उस जमाने में एक कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी शख्स अगर समंदर में जाएगा, समुद्री सफर करेगा, तो वो अशुद्ध हो जाएगा और अपने मजहब को खो देगा, फिर वो हिंदू नहीं रहेगा। ये एक तरह के हिंदू का ये भी मानना था। और बहुत सारे इस किस्म के लोग भी जो अंग्रेजों के सिपाही थे, जो ये समझते थे कि अगर हम किस में समंदर का सफर करेंगे, समुद्री जहाज में बैठेंगे, तो हम उससे अशुद्ध हो जाएंगे और हमारा जो मजहब है वो खत्म हो जाएगा। सो व्हेन इन 1824 में कंपनी ने अपने चंद एक हिंदुस्तानी सिपाहियों को कहा कि आप बर्मा लड़ने के लिए जाएं, लेकिन समुद्री जहाज से जाएं, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन हाउएवर दे एग्रीड टू गो बाय लैंड रूट। उन्होंने कहा अगर खुशकी से हमें भेजेंगे तो हम जाएंगे। अंग्रेज कहां से भेजना चाहते थे? वो उनको समंदर के रास्ते से भेजना चाहते थे। सो दे 1856 में अब कानून बनाया गया। 1826 में यह वाक़ा हुआ, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि कभी भी हमें इस किस्म का आगे फ्यूचर में भी मसला होगा, तो उन्होंने कानून लाया। उन्होंने कानून के तहत पाबंद कर दिया उन सारे सिपाहियों को जो अंग्रेजों के अंग्रेजों की हुक्मरानी में सिपाहियों के ओहदे पर तैनात थे। उनसे कहा गया कि अब अगर आप कंपनी की सर्विस चाहते हैं, यहां पर आप चाहते हैं कि हमारी नौकरी करें, हमसे नौकरी ले लें आप, तो आपको जब भी कहीं पर भी कहा जाएगा आपकी खिदमत ले ली जाएगी, आपको लड़ने के लिए भेजा जाएगा। अगर आपको समुद्री रूट से भी जाना होगा तो उस वक्त आप एग्री करेंगे, आप ये मानेंगे। तो अब तो ये सीधी दखल अंदाजी थी, किसमें? मजहब में थी ना। तो अब ये लोग जो है काफी परेशान हो गए। सिपाहियों ने देखा कि अब तो हम रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही साइन कर दिया है कि हमने मान लिया, तस्लीम किया है कि हम ओवरसीज भी जाएंगे, सर्विस अपनी ओवरसीज भी दे देंगे। और अब इतना ही नहीं, सिपाही आम लोगों के साथ जो मजालिम हो रहे थे, ये जो सिपाही लोग थे यमकमस, ये हमारे ही यहाँ के लोगों के ही बच्चे थे जिनके साथ गांवों में ज्यादतियां हो रही थी। ये उन्हीं के बच्चे थे, कंपनी में काम कर रहे थे। ये उससे भी बाखबर थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये उससे नाबल्द नहीं थे। इनको ये भी पता था कि हमारे आबा व अजदाद की जमीनों के साथ क्या हो रहा है। हम कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है, अंग्रेज वहां क्या कर रहा है, तो ये उससे नावाकिफ नहीं थे। मनी ऑफ द सिपाही, और जिम्मेदारों के साथ जो हम देख रहे हैं गांव में हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था टैक्स के तौर पर, तो अब सभी लोग ये समझ रहे थे कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए हमें ये देखना है कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये चीजें भी उनको रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी अंग्रेजों ने किया। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। अंग्रेजों ने समझा कि यहाँ के लोग जो है ये अनसिविलाइज्ड है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। सो लॉज वेयर पास टू जो है सती को खत्म करने के लिए, इसके लिए लॉज पास किए गए। और विडो रीमैरिज हिंदुइज्म में अलाउ नहीं थी। अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था किसी लड़की का, तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी।
तो इन्होंने इसके खिलाफ भी कानून बनाया और इंग्लिश लैंग्वेज को एजुकेशन में दाखिल कर दिया। और 1830 में द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी टू फंक्शन फ्रीली इन दिस डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्लियरली 1830 में यहां पर मिशनरीज को अलाउ किया कि आप कहीं पर भी कन्वर्जन करवा सकते हैं, आप हिंदुओं को धर्म चेंज करवा सकते हैं, मुसलमानों का धर्म चेंज करवा सकते हैं। मिशनरीज को यह अथॉरिटी दे दी गई 1830 में। तो अब तो सारे लोग परेशान किए, हमारा मजहब भी गया, हमारी जमीनें भी गई, हमारा काम भी गया, काज भी, सब कुछ तो गया। In 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier। और 1850 में और एक इसमें कानून आ गया, इसमें यह कन्वर्जन और आसान बनाया गया। आपको शायद मालूम नहीं होगा, हिंदुइज्म में अपना कानून उनका यह है कि अगर कोई शख्स दूसरा मजहब इख्तियार करेगा तो बाप की प्रॉपर्टी से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? और अब जब इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने कानून यह बनाया कोई भी कन्वर्ट होगा लेकिन बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ा मसला था। So many Indians began to feel that the British were destroying their religion। लिहाजा बहुत सारे लोग अब ये समझते थे हमारा तो मजहब भी गया। और मजहब के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मजहब तो काफी ज्यादा ये सेंटिमेंटल इशू है हमारा एशिया के लोगों का। सो देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इज इन डेंजर। तो वो समझ रहे थे कि हमारी समाजी जिंदगी, हमारा मजहबी जिंदगी, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, सब ये इन्होंने अपनी जूती के नोक पर रखा है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे हमारे साथ। तो दिस इज what sort of resentment was in the minds of the people. Other Indians who wanted to change existing social practices, you will read this about in the reform section। जब हम रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि बहुत सारे कवानीन जो अंग्रेजों ने यहाँ, जिसमें विडोरी मैरिज है या बाकी चीजें जो है, इनके बारे में आप जब आगे चलेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाई इनके लिए। लेकिन अगर आपका अपना बंदा किसी गलती को आइडेंटिफाई करवा रहा है, उसको हम बुरा नहीं मानते, लेकिन बाहर से कोई हमें कहे बुरा लगता है। समझ रहे हैं? अगर आपको बाप किसी बात पर डांटेगा तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई दूसरे घर का कोई बंदा उसी बात पर डांटेगा आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। समझ रहे हैं? तो यह मसला भी था। सो थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, अब हम देखेंगे जनरल पब्लिक क्या समझ रही थी इसके बारे में। To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source 1 and 2। इसको आप स्टडी करके आप देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है इनके बारे में सोच रहे थे। इंशाल्लाह इस पर हम अलग से बहस करेंगे और इसको हम इस लेसन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल एक साइड लाइन में है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम सीधे जाएंगे कि अब म्यूटिनी जब स्टार्ट हो गई, जब इन हालात को इन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ के सिपाही जो है वो जो अंदर काम कर रहे थे, यहाँ के पीजेंट जो है, उनके बारे में ये कहानियां हैं छोटी मोटी, तो इनको हम साइड लाइन में फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो अब एक रिजेंटमेंट आ गई थी लोगों में। क्या आ गई थी? रिजेंटमेंट आ गई थी लोगों में कि यहां पर अगर हमें अपने हाथ में वापस कंट्रोल नहीं आया तो पूरे का पूरा इंडिया जो है इसको ये खा जाएंगे और हमारा मजहब भी नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। सो ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियन। और उसके बाद अब जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही जो थे, इसी वजह से इसको गदर भी कहते हैं इस जमाने को, क्योंकि सबसे पहले जिन लोगों ने बगावत की वो थे सिपाही, वो थे। और अंग्रेजों ने कहा इन्होंने म्यूटिनी की, इन्होंने गद्दारी की, इसलिए इसको गदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हालांकि हम इसको गदर नहीं, हम इसको अपराइजिंग कहते हैं, हम इसको आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। इंडिया की हिस्ट्री में इसको आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज इसको म्यूटिनी क्यों कहते थे? क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के अपने सिपाही थे, उनके कंपनी के अंडर, उनके गवर्नमेंट के अंडर ये काम कर रहे थे। इन्होंने ही जब एक तरह से ये बागी हो गए, इन्होंने बगावत की, तो इस वजह से इसको बगावत भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं, और बहुत सारे नामों से इसको याद किया जाता है। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस इंडिया में है वो इसको आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, और ये थी भी आज़ादी की लड़ाई। अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। अब ये बात आपको दिमाग में लानी चाहिए कि जब रूलर्स और सब्जेक्ट्स के बीच में फासला बढ़ता है और रूलर एक तरह से सोचता है और जो उसका सब्जेक्ट होता है, जो उसकी रियाया होती है, वो दूसरी तरह से सोचती है, तो फिर तो झगड़ा तो बनता ही है। उसके सिवा फिर कोई चारा नहीं रहता है। और एक फिर ऐसी हालत हो जाती है मुल्क की कि जहां पर हालात को संभालना आसान नहीं रहता है। सो इस तरह की सिचुएशन जो है
1857 में पैदा हो गई कि अब अंग्रेजों के खिलाफ आम लोग हो गए। अब वो ज्यादा देर तक इन मजालिम को बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। सो आफ्टर 100 ईयर, जैसा मैंने इब्तिदा में कहा, 100 साल के बाद अंग्रेजों की इस गुलामी को खत्म करने के लिए लोग अब निकल आए और इसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया एंड दे स्टार्टेड ए रिबेलियन इन 1857 और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दी। सो इट स्टार्टेड इन मई 1857 और ये कहां से स्टार्ट हुआ, एक मैस रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ? ये असल में एक खास जगह जो थी जहां पर सिपाही जो थे उन्होंने म्यूटिनी की और वहां पर मंगल पांडे को जब ये हो गई, उसको फांसी की सजा हो गई, तो ये असल में ये वहां से शुरू हो गया। और फिर बहुत सारे सिपाहियों ने इसमें शिरकत की और बरकपुर से सिपाही निकल आए और बहुत सारे और मेरठ से सिपाही निकल आए और दिल्ली की तरफ उन्होंने जो है ट्रैवल किया और पूरे का पूरा इंडिया जो है हर तरफ से लोकलाइज्ड मूवमेंट जो है अंग्रेजों के खिलाफ ऑर्गेनाइज की गई। लेट अस सी मेरठ में क्या हुआ। ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बरकपुर। बरकपुर में मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर पर हमला किया था और उसको अब सजा हो गई। 29 मार्च 1857 को उसको फांसी की सजा हो गई। सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज्ड टू डू एनी आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेस। और उस ये जो मसला था, कुछ दिनों पहले, इससे पहले जो है कुछ सिपाहियों ने एक खास कार्ट्रिज जो इस्तेमाल होने वाला था, इसमें गन में एक बंदूक की नई गोली बनाई गई थी, उस गोली को ग्रीज करना पड़ता था, उस गोली को ग्रीज करना पड़ता था। लेकिन उस गोली के ग्रीज के बदले इन्होंने फैट का इस्तेमाल किया। क्या का इस्तेमाल करो? फैट, एनिमल फैट का इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं हिंदू धर्म में पिग जो है, हिंदू धर्म में पिग जो है वो खाते हैं। मुस्लिम धर्म में हम जो है गोश्त जो इसका डंगर का होता है हम खाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि वहां पर हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, और मुसलमान ये कह रहे थे ये काऊ का पिग है, और हिंदू कह रहे थे ये काऊ का, ये पिग का फैट है, और हिंदू कह रहे थे ये काऊ का फैट, और दोनों ये चीजें नहीं खाते। समझ रहे हैं? और बहुत सारे लोगों ने जो सिपाही थे उन्होंने इस तरह के कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये ड्रिल नहीं करेंगे। और 85 सिपाही वर डिसमिस्ड, और इसमें 85 सिपाही जो है उनको डिसमिस कर दिया गया और दे वर सेंटेंस्ड टू जेल फॉर डिसओबीइंग देयर ऑफिसर्स, और उनको ये जो है इसके लिए वो कर दिया गया। एंड देन दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। ये 9 मई 1957 को हो गया। कब? 9 मई 1957। वो 29 मार्च के दिन हो गया था मंगल पांडे का वाक़ा। यानी बहुत जल्दी जल्दी हालात बदल रहे हैं, बहुत तेजी से हालात बदल रहे थे। सो द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब जो बाकी लोग वहां पर थे, जो बाकी सिपाही वहां पर थे, उन्होंने भी अजीब गरीब रेस्पॉन्स अब देना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? On 10th May, the soldiers marched to the jail to Meerut and released the imprisoned सिपाही। उन्होंने उन सारे सिपाहियों को जिनको कैद किया गया था 10 मई को वो निकले और सारे कैदियों को वहां से रिहा कर दिया। उन्होंने वहां उनको जेल से निकाल दिया। So they attacked and killed the British officers। अब ये तो आसानी से नहीं हो सकता था, इसमें खून खराबा हो गया। और they captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British, declared war on the फिरंगीज। फिरंगी कहते थे अंग्रेजों को। किनको? इन्होंने कहा कि आप फिरंगियों के खिलाफ हम जंग करेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। तो ये जो है ये वाला मसला जो है ये शुरू हो गया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। अब सिपाहियों ने बिल्कुल ये कहा कि हम इनकी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, इंडिया से इनको खत्म करेंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इन अ स्टेट? अब सवाल यह था, खत्म तो होगी हुकूमत खत्म, लेकिन फिर कौन करेगा? अब बाद में हुकूमत करेगा कौन? तो द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू द क्वेश्चन। अब जब इनसे पूछा जाता था तो इनके पास जवाब था। इसका क्या जवाब था? द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर।
उन्होंने कहा हम पहले भी मुगलों के अंडर थे, हम उसी हुक्मरानी को वापस बहाल करेंगे, उसी हुक्मरानी को, लेकिन अंग्रेजों को यहां से निकाल देंगे। सो द सिपाहीज ऑफ मीरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। वो 10 मई वहां से निकले और दिल्ली पहुंच गए सारे सिपाही। रात पैकतिम, पूरे रात वो चले और कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया, और दिल्ली पहुंच के as news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion। और जब दिल्ली वहां उनकी खबर पहुंची और जो दिल्ली में अंग्रेजों के सिपाही बैठे हुए थे तो ये भी हिंदुस्तानी थे, इन्होंने भी अब बगावत में हिस्सा ले लिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर किल्ड, यहां पर भी वही हुआ, कत्ल गारत हुआ, एमशने लूट खसूट मारपीट हो गई। और द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वायर द बहादुर शाह लिव्ड डिमांडिंग टू मीट हिम, और ये उन पर चढ़ गए, रेड फोर्ट के उस किले को फलांगना चाहा। और चूंकि बहादुर शाह जफर कहां पर रह रहा था? ये लाल किला के अंदर रह रहा था, तो इन्होंने कहा हमें उससे मिलना है, हमें मिलने की इजाजत दे दी जाए। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसुएडेड। बहादुर शाह जफर को पता था अपने उसकी टांगे हिल रही थी, कांप रही थी, लेकिन जो सिपाहियों का जज्बा देख के वो मान गया। हालांकि पहले वो नहीं चाहता था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो मान गया जब उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा जोर डाला उस पर, तो वो अब मान गया कि मैं लीड करूंगा। दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। अब वो पैलेस के अंदर, महल के अंदर दाखिल हो गए और बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया? लीडर बनाया गया। जो उसके बाद हुआ इसको हम दूसरे सेशन में करेंगे।